नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो आइए कुछ सीखते हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 6। यानी कि ये आज हम लोग पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। ये 6th वीडियो है। आप इससे पहले 1 to 5 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। आप इसको देखिए। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें दे दूंगा। आप वहां से जाइएगा और वीडियो 1 से लेकर के वीडियो 5 यानी कि पार्ट 1 to पार्ट 5 ज़रूर से ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम लोग आज क्या बात करेंगे? देखिए, आज हम लोग बात करेंगे लैटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लैटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। और लैटेंट हीट बात करने के बाद में बात करेंगे 2 प्रकार का होता है। यानी कि लैटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी कहते हैं। ये सेकेंड हो जाएगा। जब ये दोनों बात कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे एक नए चीज़ का। उसका नाम है क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, तो एक न्यू टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम लोग और उसका नाम होगा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि स्टेट ट्रायंगल ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट आपस में तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उस ट्रायंगल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत किया जाए। ये टॉपिक हमारा है लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो किसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा? सबसे पहले ये बात जानेंगे कि गुप्त ऊष्मा किसको कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर आप उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आप हीट सप्लाई कीजिएगा, यानी कि इसको हीट क्या करिएगा? दीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको हीट दीजिएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। चाहे ये ऑब्जेक्ट सॉलिड ही क्यों ना हो, ये ऑब्जेक्ट लिक्विड ही क्यों ना हो, या ये ऑब्जेक्ट गैस ही क्यों ना हो, ये हीट को गेन करता है। अब ये जानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता कैसे है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्यों राइज करता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो किससे मिल करके बना होता है? तो पार्टिकल से मिल करके बना होता है। सबसे पहली बात, किससे मिल करके बना होगा? तो पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसको बोलते हैं पार्टिकल्स? तो पार्टिकल्स का मतलब होता है, चाहे ये हो सकता है एटम्स हो या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये आयन्स हो। यानी कि पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स तीनों होते हैं। एटम्स किसको बोलेंगे? अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एटम बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मतलब कि वैसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, उसका जो पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन्स बोलेंगे। यानी कि कोई भी मैटर क्यों ना हो, ये पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। हम लोग बात किए हैं, इसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वहाँ पे ढेर सारी बातें किए थे। ठीक है, पार्टिकल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहेगा। और मोशन में रहने के कारण उनमें एक प्रकार का एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में KE लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण से होता है? तो मोशन के कारण होता है। अब जैसे आप इसको हीट दीजिएगा, ठीक है, हीट हम लोग क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल को अगर आप हीट देते हैं तो पार्टिकल में मूवमेंट तेज़ी से होता है, यानी हीट एनर्जी को गेन करके वो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करता है। यानी कि वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगा। अगर चल रहा है जिग-जैग मोशन में है तो जिग-जैग मोशन में तेज़ी से चलेगा। गैसियस पार्टिकल की बात करते हैं तो गैसियस पार्टिकल क्या होते हैं कि बिल्कुल फ्री होते हैं, वो हर एक जगह पे मूव करते हैं, जहाँ जाएगा उधर मूव करेगा। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, तो उनका मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मूवमेंट बढ़ने के कारण उनका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, यही है जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर किसके कारण बढ़ता है? तो सब्सटेंस का टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे?
तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको हीट करते हैं, ठीक, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज करेगा इसके कारण से ही उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक। कब? जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को आप हीट प्रोवाइड कीजिएगा तो। लेकिन जब मैटर का एक स्टेट आता है, एक सिचुएशन है, एक पॉइंट है जहाँ पे उसका स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या अपोजिट देख लीजिए, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। अगर सॉलिड से कहाँ जाएगा तो लिक्विड, लिक्विड से कहाँ जाएगा गैस, ये भी हो सकता है गैस से वापस लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड हो। यानी कि जब स्टेट का चेंज होता है उस पॉइंट पे टेम्परेचर राइज नहीं करता है। टेम्परेचर राइज नहीं करेगा मतलब क्या हुआ, हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहा है। तो जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, समझिए पहले, जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट जाता कहाँ है। जैसे एक यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका बर्नर है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। यहाँ पे एक सब्सटेंस को रखा मैंने, ठीक है, एक बीकर में रख दिया, ये सब्सटेंस हो गया। अब नीचे क्या किया गया है, एक बर्नर से इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, ठीक है। इस बर्नर के मदद से हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। और यहाँ पे इसके अंदर में क्या रखा हुआ है, सब्सटेंस को इसके अंदर में रखा हुआ है। अब ये सब्सटेंस अभी सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में। ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ थर्मामीटर से मेजर कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो ये हीट जा कहाँ रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि ये जो हीट दिए हैं ना, ये हीट हिडन हो गया, यानी कि हीट क्या हो गया, उसी पे छुप गया है, ये हीट कर गया है, ठीक है। हाइड करने से यानी कि जो छुप गया उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और ये हिडन हीट है, इसी का नाम है लैटेंट हीट। और ये लैटेंट हीट क्या काम करता है, तो एक काम करता है, इसके स्टेट को चेंज करता है। सॉलिड से कहाँ कर दिया, लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड लेंगे तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। यानी कि वैसा हीट जो किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड कराया जाता है और प्रोवाइड कराने के बाद वो उसके स्टेट को चेंज करता है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कराता। इस प्रकार के हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, आ जाइए। हम लोग डेफिनेशन का बात करेंगे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। एंड लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड या विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लैटेंट हीट के बारे में क्या है। लैटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, छुपा हुआ हीट है, ठीक है। बिकॉज व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस to change its state, the temperature of the substance does not rise, इनके सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करता है। The heat supplied is not detected by a thermometer। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, और मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर सेम टू सेम है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री है और वो स्टेट को चेंज करता है 100 ही रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड से लिक्विड न बन जाए तब तक वो 100 ही रहेगा, ठीक है। सपोज मान लेते हैं 100 ही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो थर्मामीटर में रीडिंग नहीं बताएगा, रीडिंग चेंज नहीं होगा। जब रीडिंग चेंज नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि जो हीट सप्लाई दिए वो हीट सप्लाई किए वो कहाँ गया, ये पता नहीं लगता, हिडन रहता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग स्टेट को चेंज करने में लगाते हैं। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देखते हैं, क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो चलिए ये देखते हैं। When heat energy is supplied to change the state of a matter, this energy is used to overcome the force of attraction between particles so that they can change from one state to another state। इस पॉइंट को समझिए क्या है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है तो किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, तो वेरियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल को एक साथ बाइंड करके रखता है, एक साथ पकड़ करके रखता है। अब ये जो हीट सप्लाई किए हैं, ये हीट क्या करता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है।
ओवरकम का मतलब इस फोर्स को पार करना चाहता है, इस फोर्स को तोड़ना चाहता है, जिस कारण से पार्टिकल फ्री हो सके। और पार्टिकल जब फ्री होगा तभी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। तो जो हीट हमने सप्लाई किया ऑब्जेक्ट को, उस हीट का इस्तेमाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए किया गया है, न कि इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, दिस हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ये पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता नहीं है। सो द टेम्परेचर ऑफ द मैटर डज नॉट इंक्रीज। अभी बात किए हम लोग बोले कि टेम्परेचर क्यों राइज करता है, क्योंकि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, इसलिए उसका टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन यहाँ पे जो हीट सप्लाई किए वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को ओवरकम करता है। इस कारण से टेम्परेचर राइज नहीं करता है और इस हीट को हम लोग थर्मामीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया हिडन हीट। इन साइंस इट इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, यानी कि लैटेंट हीट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ latent heat of fusion, that is also known as latent heat of melting. Second was latent heat of vaporization, that is also known as latent heat of boiling. तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ latent heat of fusion. फ्यूजन का मतलब क्या है, हम लोग बात किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में कि फ्यूजन का मतलब होता है when a solid substance starts to change into liquid substance, this process is called fusion। मतलब कि latent heat of fusion में हम लोग क्या बात करेंगे, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज का बात करेंगे। इसको बात करने से पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी है, हम लोग उसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए फिगर से हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका पूरा फिगर है आपके स्क्रीन पे, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है कि कौन सारी चीज़ें क्या है, किसका यूटिलाइज क्या हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एक सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे एक आपको यहाँ पे एक आयरन स्टैंड दिखाई देगा, ये इसको बोलते हैं आयरन का स्टैंड है ये, ठीक है। और आयरन का स्टैंड जो ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्टैंड है, इसमें हम लोग के थर्मामीटर को लटकाए हैं। ये देखिएगा ये क्या है, एक थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर को लटकाए हैं, कहाँ पे रखे हैं, तो सबसे पहली बात कि कुछ अमाउंट में थोड़ा सा हम लोग क्रस्ट आइस लेंगे। क्रस्ट आइस का टेम्परेचर 0 रहना चाहिए, ठीक है, 0 ही रखना है। अगर 0 से कम है तो कोई बात नहीं, उसको क्रस्ट करके एक बीकर में हम लोग उसको रख लेंगे, ठीक। अब एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ट्राइपॉड स्टैंड का मतलब होता है वैसा स्टैंड जिसका 3 पैर होता है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। और उसके बीच में आप बर्नर रख देंगे, ये आपका बर्नर दिख रहा है, इसको जला लेना है। और एक वायर गेज है, वायर गेज का मतलब तार की जाली के ऊपर में बीकर को रख देना है, डायरेक्टली ट्राइपॉड स्टैंड पे नहीं रखना है, ठीक है। तार की जाली के ऊपर में उसको हम लोग रख देंगे और उसमें क्या भरा हुआ है, तो क्रस्ट आइस रखा हुआ है। और एक स्टीयरर है, स्टीयरर का मतलब होता है हिलाने वाला, जो मिक्स करते हैं हम लोग ना, आइस को क्या करेंगे यहाँ पे मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, ताकि जो नीचे वाला जो हीट है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बर्नर जो है सबसे पहले बॉटम को हीट करेगा, यानी कि जो बर्नर आपको दिख रहा है ये बर्नर हीट कहाँ देगा, इस जगह पे देगा हीट। तो सबसे पहले नीचे वाला आइस न मेल्ट करेगा और ऊपर वाला आइस तो ऐसा ही रह जाएगा, इसलिए कंटिन्यूसली वी हैव टू स्टीयर विद द हेल्प ऑफ स्टीयरर। स्टीयरर के मदद से उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, मिक्स करते रहना, ताकि सारा आइस एक समान एक साथ में मेल्ट हो। और हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। तो जब टेम्परेचर को आप नोट डाउन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसका शो करेगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे, बर्नर का जो फ्लेम होना चाहिए एक वेरी स्मॉल फ्लेम होना चाहिए, यानी कि एकाएक गर्म नहीं करना है, बहुत ही धीरे धीरे गर्म करना है, ठीक है। स्मॉल फ्लेम के साथ में बर्नर को जलाएंगे। अब ये क्या करेगा, हीट सप्लाई करेगा किसको, बीकर को, और बीकर से हीट कहाँ जाएगा, आइस में। धीरे धीरे आइस मेल्ट होना शुरू करेगा। टेम्परेचर देखते रहेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री है।
फिर देखेंगे कुछ समय के बाद 0, फिर देखेंगे 0, नेक्स्ट देखेंगे फिर से 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है और अभी भी आइस कुछ बचा हुआ है, धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। स्टीरर की मदद से आप उसको क्या करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। कुछ समय के बाद देखते हैं, फिर से 1 मिनट 2 मिनट के बाद तो टेम्परेचर 0 का 0 ही है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जो हीट मैं दे रहा हूँ, व्हेन वी सप्लाई हीट देन वेयर डज द हीट गो, मैंने हीट जा कहाँ रहा है, टेम्परेचर इज़ नॉट राइजिंग, वाई, क्यों बढ़ नहीं रहा है। रीज़न ये है यहाँ पे कि ये हीट सारा का सारा हीट आइस को मेल्ट करने में लगा रहा है, यानी कि आइस को मेल्ट कराना है, यानी कि उसको क्या करना, पिघलाना है। तो ये आइस मेल्ट करने में लगा हुआ है, अभी वो पिघल रहा है, ये हीट जो है उसका काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन जब पूरा का पूरा आइस बिल्कुल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होने के बाद में अब धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होना शुरू करता है। ठीक है, तो ये बताता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंजिंग होता है तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। यही हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। तो ढेर सारा प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जो सारी चीज़ें मैंने बताई उसको लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है। आप नोट कॉपी बना सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। एज शोन इन द फिगर, ice at 0 degree C is taken in a beaker. Its temperature is measured with the help of a thermometer. Its reading is 0 degree Celsius. That is, and heat is supplied gently by using a small flame of a burner. Ice starts melting, but the temperature does not increase until the whole ice melts. टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिखा रहा है कि दिस शोज दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेट चेंज, जब एक स्टेट से दूसरे चेंज में चेंजिंग होता है, देयर इज़ नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ये बात ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका कुछ डेफिनेशन देना होगा। चलिए तो डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो याद कीजिएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है। ये एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, यानी कि ये हीट एनर्जी है जो सप्लाई किया जाता है किसी सॉलिड को। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरली एसआई यूनिट यानी कि जूल में मेजर किया जाता है ये, और ये हीट सप्लाई करते हैं 1 kg सॉलिड के लिए। 1 kg सॉलिड, और वैसा सॉलिड जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी ये मेल्टिंग पॉइंट पर रहेगा, तभी ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तभी वो लिक्विड में जाकर के कन्वर्ट होगा। यानी कि एक ऐसा सॉलिड लेना है, 1 kg लीजिए या 1 ग्राम लीजिए, यानी कि हमेशा उसका यूनिट में होना चाहिए, यूनिट मास होना चाहिए, 1 kg या 1 ग्राम, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे रहना चाहिए और उसको हीट सप्लाई कीजिए, और उतना हीट जो 1 kg या 1 ग्राम को पूरी तरह से लिक्विड में बदल दे, उसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर सॉलिड है तो लिक्विड जो मिलेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मिलना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये क्वांटिटी ऑफ हीट है जो जूल में होता है। इसके ज़रूरत किस लिए है, किस लिए रिक्वायर्ड है, ये कन्वर्ट करना है 1 kg सॉलिड को, वैसा सॉलिड जिसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट करना है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया क्या कि अगर 1 kg आइस को, ठीक है, 1 kg आइस, वैसा आइस जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 1 kg आइस को अगर हम हीट सप्लाई करें, कितना देना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से 1 kg वाटर में बदल जाएगा और उसका भी टेम्परेचर 0 ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इज फाउंड टू बी 3.34 10⁵ जूल पर kg। ये डेटा याद रखना है, 3.34 × 10⁴, सॉरी 3.34 × 10⁵, याद रखना है, 3.34 × 10⁵ जूल पर kg। इट मीन्स
to convert 1 kg of ice at 0 degree Celsius into 1 kg of water at 0 degree Celsius, 3.34 10 to the power 5 जूल हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है क्या 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर केजी। इसका पैसा भी लिख सकते हैं 3.34 10 to the power 3 10 to the power 5 और 10 to the power 3 होता है उसको किलो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 3.34 10 to the power 5 और यहाँ पे जो आपको दिख रहा था ये 10 to 3 ये हो जाएगा किलो, यानी कि किलो जूल पर केजी। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे देखिए 5 था ना पावर, पहले समझिएगा पावर 5 था तो 3 लिए तो 2 ही ना बचा, तो यहाँ भी कितना पावर बचेगा 2, क्योंकि 3 तो नहीं, जैसे पावर 5 है 5 को हमको ब्रेक करना है 3 और 2 में। क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि 10 to the power 3 मतलब 1000 इज कॉल्ड केजी। 10 to the power 3 को 1000 बोलते हैं और वो केजी होता है, यानी कि किलो होता है 1000 को। तो इसीलिए 3 और 5 में बांट दिए और 3 के बदले में हम क्या लिख दिए केजी लिख दिए। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको 3.34 इंटू 10 to the power 2 किलो जूल पर केजी। अगर किलो नहीं बोलना चाहते हैं तो 10 to the power 5 बोलिए जूल पर केजी। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये आइस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा। बिल्कुल लाजिब बात है, यहाँ पे क्वेश्चन तो होगा। क्वेश्चन क्या है, वाई डज टेम्परेचर नोट राइज। ये पहले बात कर चुके हैं हम लोगों, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हीट जो है जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो पूरा का पूरा उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने में इस्तेमाल होता है, ना कि उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी न बढ़ने के कारण ही उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। पूरा का पूरा हीट सिर्फ और सिर्फ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड at its melting point, this heat is used to overcome the force of attraction between particles which keep them at their fixed position। यानी वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल को उसके फिक्स्ड पोजीशन पे रखता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल अपने अपने फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। यहाँ पे देखिए दे बिकम लिटिल लूज, यानी कि थोड़ा सा लूज हो जाता है। जैसे हीट दीजिएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे हीट जब गेन करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लूज होने लगेगा, यानी कि पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट इंक्रीज, यानी कि पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ता नहीं है। सो टेम्परेचर डज नॉट राइज, इस कारण से टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो चलिए आगे यहाँ पे नोट है, हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पे, सॉरी 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 2 ही पॉइंट है। अब गौर से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइस का, दूसरे बारे में बात करेंगे वाटर का, और दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री है, आइस का भी और वाटर का भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको समझिए इस प्रकार से। ये सपोज कीजिए इसमें हम लोग आइस लिए हैं, ये आइस है और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा यहाँ पे हम लोग इसमें क्या लिए हैं, वाटर ले लिए, ये इसका टेम्परेचर कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का 0 डिग्री है, टेम्परेचर बिल्कुल दोनों का बराबर है। तो हम पूछेंगे यहाँ पे ठंडा कौन होगा, तो बोलो सर दोनों तो 0 है, दोनों बिल्कुल बराबर ठंडा होगा, यानी कि दोनों में कोल्डनेस बिल्कुल सेम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये समझिए कि ये आइस में है और ये जो है ये क्या है, फर्स्ट वाला ए आइस है और बी क्या है, ये वाटर है। तो आइस से वाटर बना कैसे, तो आइस से वाटर बनने के लिए इसको लैटेंट हीट लेना होगा, यानी कि जब तक हम इसमें हीट सप्लाई नहीं करेंगे, जब आप हीट सप्लाई कीजिएगा तभी तो ये वाटर बनेगा, मतलब कि मैंने इसको हीट दिया है। भले टेम्परेचर राइज नहीं किया, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी क्या है 0 है, लेकिन हीट दिया आइस को तभी तो वाटर में बदला, मतलब कि वाटर में हीट है,
ज़्यादा हीट है। कितना? तो याद कीजिए अभी अभी हम लोग बात किए थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर मान लीजिए ये 1 kg आइस लिए हैं तो इस 1 kg आइस में इतना हीट नहीं है, यानी कि 3.34 नहीं दिए हैं, लेकिन जब इतना दे देंगे तब जा कर के यह वाटर में बदलेगा। मतलब वाटर में 3.34 10⁵ जूल हीट है और इस आइस में उतना हीट नहीं है। मतलब कि वाटर एट 0 डिग्री C कंटेन्स मोर हीट देन आइस एट 0 डिग्री, क्योंकि बिना हीट लिए वाटर में तो बदलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट आइस का ज़्यादा होगा और वाटर का कूलिंग इफेक्ट कम होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यही यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से समझिए। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग ए सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है भाई? द रीजन इज दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स 3.34 10⁵ जूल पर केजी लेस हीट देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भी है, आइस भी है, तो आइस में कम हीट है। क्यों? क्योंकि आइस को हीट दीजिएगा तब वाटर बनेगा, तो वाटर में तो हीट मिलेगा तभी तो बनेगा, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वाटर में हीट ज़्यादा होता है। सो इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। अब बर्फ़ को जिसमें रखिएगा तो उसमें हीट तो है नहीं, वो जिस सब्सटेंस में रखा गया उस सब्सटेंस उतना हीट लेगा और हीट लेने के बाद तब जा करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एंड कूल इट इफेक्टिवली दिस द वाटर डज नॉट डू सो, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी वाटर में है, अब उसको फिर से लिक्विड में चेंज नहीं होना है, इसीलिए उस सब्सटेंस से वो इतना हीट नहीं ले पाता है। 3.34 इंटू 10⁵ जो है जूल पर केजी वाटर गेन नहीं कर पाता सब्सटेंस से, लेकिन आइस गेन करेगा क्योंकि अभी उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है। तो सब्सटेंस उतना हीट लूज करता है जिस कारण से सब्सटेंस ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और आइस में कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, देखिएगा। व्हेन ए लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेज इनटू सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने क्या बात किया कि आइस 0 डिग्री है, उसको आप लैटेंट हीट दिए, गेन कराएं लैटेंट हीट, तब वाटर बना, वो भी किस पे बना? तो 0 डिग्री पे बना। यानी आइस 0 पे था, हीट दिए तो वाटर 0 पे हो गया। अब की बार हम कुछ उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाटर से हम लोग आइस बना रहे हैं। यानी कि एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये चेंज करता है सॉलिड में, सॉलिड में चेंज करता है, उसका भी टेम्परेचर कितना है? तो वो मेल्टिंग पॉइंट ही उसका भी टेम्परेचर है। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, यानी बिल्कुल सेम अमाउंट। कितना सेम अमाउंट? सेम अमाउंट मतलब कितना? तो आइस को जितना हीट दिए थे वाटर बनने में उतना ही अमाउंट वाटर क्या करेगा? लूज करेगा, तब जाकर आइस बनेगा। यानी जितना हीट लिया था उतना ही हीट उसको देना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्या होता है? फिर से आइस में कन्वर्ट कर पाता है। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वाटर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हमको बनाना है, उसको आइस बनाना है, तो ये क्या करेगा? लूज करेगा लैटेंट हीट, लूज करेगा तब जा कर के वो आइस फिर से बनेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा बात था अभी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, और अब हम लोग बात करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। और बॉइलिंग में क्या होता है? तो आपको सबको पता है कि बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू होता है, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा पहले वाला था लैटेंट हीट ऑफ जो हम लोग फ्यूजन का बात किए थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम एपरेटस यूज किया जा रहा है। बस चेंजिंग कहाँ पे है? तो जो हम सब्सटेंस लिए थे पहले आइस, अभी यहाँ पे वाटर लेंगे, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको बोलते हैं बॉइलिंग वाटर, ठीक है, लेना है। और नीचे बर्नर के मदद से फिर से आप उस बर्नर के मदद से क्या कीजिएगा? स्लो फ्लेम पे फिर से उसको हीट कीजिएगा, यानी फ्लेम पे क्या करना है? उसको हीट करना है। ठीक है,
बर्नर के मतलब ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गेज है, वायर गेज के ऊपर बीकर रखा हुआ है, बीकर में वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब धीरे धीरे वाटर क्या करेगा, स्टीम में चेंजिंग होना शुरू करेगा। अब थर्मामीटर के मदद से आप क्या कीजिएगा, टेम्परेचर मेंशन कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा तो बताएगा 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड करके बता रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 100 का 100 ही है। मतलब और स्टीयरर के मदद से, फिर ये कहानी यहाँ पे है, स्टीयरर के मदद से, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो एक स्टीयरर है, उसके मदद से क्या करना है, पूरे वाटर को हम लोग का स्टीयर करते रहना। ये देखिए यहाँ पे स्टीयरर है। क्यों ऐसा करना है, रीजन इसके पीछे ये है कि ये जो फ्लेम है, हीट तो यहाँ पे सप्लाई करेगा बॉटम में, तो बॉटम का वाटर ही ना गर्म होकर के ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर का वाटर तो उसे ठंडा रह जाएगा। इस कारण से नीचे का वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो हो सकता है टेम्परेचर राइज करे। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल वाटर को एक साथ बॉयल कराना, इसीलिए स्टीयरर करते रहे, स्टीयरर के मदद से इसको वाटर को डिजोल्व करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर डज नॉट राइट, इट ऑलवेज शो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, वाटर किस में है, तो लिक्विड स्टेट में है, और ये गर्म करने से किस में बदल रहा है, तो ये गर्म करने से गैसियस स्टेट यानी कि वेपर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे राइज नहीं करता है। ये जो हीट सप्लाई किए इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे आइए एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ बिल्कुल सेम कहानी है, ध्यान से समझिएगा। एज सोन इन फिगर, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेकन इन ए बीकर and slowly it is supplied with heat by a burner. The temperature is really recorded at 100 degree Celsius. टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 100 डिग्री है बाय ए थर्मामीटर। द हीट इज सप्लाइड जेंटली, धीरे धीरे हीट क्या करना है, सप्लाई करना है। वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर बट टेम्परेचर रिमेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर वेपर में बन रहा है लेकिन अभी टेम्परेचर 100 का 100 ही है, चेंज नहीं कर रहा है। दिस शोज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। द हीट इज़ यूज, जो हीट जो गिवन, जो हीट मैंने दिया उसका इस्तेमाल किस में हो रहा है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वे भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। भले ही सॉलिड के इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये थोड़ा कम होता है, जिस कारण से लिक्विड का पार्टिकल्स लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इतना भी लूज नहीं है कि लिक्विड से एस्केप करके बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो हीट सप्लाई किया जाता है, जब हीट देते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे 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 कम होने लगता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा तो दे बिकम फ्री, ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, दे बिकम फ्री एंड फॉर्म गैस, जिसको बोलते हैं वेपर, ठीक है। एंड दे बिकम फ्री टू फॉर्म वेपर और गैस। देयर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, सो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने के कारण ही टेम्परेचर सेम रहता है। तो चलिए आते हैं, अब हम लोग डिफाइन करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। बिल्कुल जैसे लैटेंट हीट ऑफ हम लोग फ्यूजन को डिफाइन किए थे, बिल्कुल वही कहानी यहाँ भी है। ये भी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है जो जूल में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो सप्लाई करते हैं किस लिए, 1 kg लिक्विड जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और कितना हीट दिए ताकि वो लिक्विड पूरा वेपर में बदल जाए विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 1 kg ऑफ लिक्विड लेना है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, टू वेपर या गैस। किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में करेंगे या फिर गैस में करेंगे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि हीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हीट तब तक ही देना है जब तक कि वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर रोक देना है। अगर और फिर ज़्यादा हीट दीजिएगा तो फिर टेम्परेचर राइज करने लगेगा।
यानी कि अगर टोटल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करता है और टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका मतलब वो लैटेंट हीट नहीं हुआ, तभी तक देना है जब तक कि टेम्परेचर राइज ना करे। इसे लिखा हुआ विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तब बोलते हैं इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए कितना होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये देखिए 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वाटर हमारे पास है, वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, अभी वाटर ये वेपर नहीं है, ठीक है, वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री, अब इसको कितना हीट दीजिएगा ताकि ये 1 kg वेपर में बदल जाए और टेम्परेचर 100 ही रहे, तो उसको 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी के हिसाब से हीट देना पड़ेगा। मतलब इट मीन्स 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg वाटर एट 100 डिग्री इंटू 1 kg वेपर एट 100 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22.5 ना, देखिए 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। अब ये 5 है, इसको फिर से हम 3 में ब्रेक करेंगे क्योंकि हम किलो में लिखना चाहते हैं। ऐसे 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3 ये जूल पर केजी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आ गया 10 टू द पावर 2, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ना, ये देखिए 10 टू द पावर 2 है और यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 जीरो तो ऐसे ही चला जाएगा डेसिमल हटाने में, यानी 1 जीरो खत्म हो गया, 225 हो गया। अभी 10 के पावर 2 मतलब एक और जीरो बचा हुआ था, बैठा दीजिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मतलब होता है केजी, किलो हो गया, ये किलो, जूल पर केजी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2250, यानी कि 2250 किलो जूल पर केजी, यानी 1 kg वाटर जो 100 डिग्री है उस पर वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर, तो आपको 2250 किलो जूल देना पड़ेगा, यानी कि वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कीजिएगा, तब जा कर के वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि द वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको समझिए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये आपके पास वाटर है, यहाँ पे ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे क्या है, एक वेपर है, ये वेपर का टेम्परेचर कितना है, तो वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। पूछा जाएगा कि बताइए किस में हीट ज़्यादा है, दोनों का टेम्परेचर तो 100 ही है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि वेपर में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जब हीट लेगा तभी न वेपर बनेगा, यानी कि इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाटर गेन करेगा, वाटर को हीट देंगे हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब जाकर के वेपर बनेगा, यानी कि वेपर में हीट ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। इसीलिए यहाँ पे समझिए, हाँ, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो वेपर है, वेपर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन कंपेरिजन टू व्हाट, इन कंपेरिजन टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, 100 डिग्री तो 100 डिग्री ही। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ चलिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। द बर्न्स काउज्ड बाई स्टीम, यानी भाप से जो हाथ जल जाता है, किसी का स्किन जल जाता है, आर मच मोर सिवियर देन द बर्न काउज्ड बाई वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टीम भी 100 पे है, वाटर भी 100 पे है, दोनों से बर्निंग हुआ है, तो कौन मोर सीवियर कौन होगा, यानी कि सीवियर ज़्यादा गंभीर कौन होता है, तो जो वाटर है वो लेस होगा और जो वेपर है वो मोर होगा। क्यों? इसका पीछे रीजन क्या है कि द रीजन इज दैट स्टीम कंटेन्स 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी मोर हीट दैन बॉइलिंग वाटर एज लैटेंट हीट, यानी कि लैटेंट हीट के फॉर्म में वेपर में हीट ज़्यादा होता है, एंड इट गिव्स आउट टू आवर स्किन, और वही हीट जब हमारे स्किन के क्या बोलते हैं, वेपर जो है वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, इस कारण से वो उतना हीट हमारे स्किन को दे देता है
बहुत ज़्यादा हीट है, 22.5 10⁵ बहुत होता है, ठीक है। ये देता है हमारा स्किन को विच रिजल्ट्स इनटू ए सीवियर बर्न। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड समझिएगा यहाँ पे थर्ड क्या है इसे, व्हेन वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमारे पास अभी हम लोग क्या किए थे, वाटर था 100 पे और इसको वेपर में कन्वर्ट करना था, वाटर को कन्वर्ट करना था किस में, वेपर में। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इसको देते थे हम लोग हीट, ये गेन करता था हीट, ठीक है, लेटेंट हीट देते तब वेपर में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर वेपर 100 पे हो, यानी कि इस बार क्या है, स्टीम या वेपर जिसको बोलते हैं भाप, ठीक है, ये जो भाप है ये 100 पे है, तो इसको वाटर में आना है वापस, यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना है, वाटर में, ठीक है ना, सॉरी गैसियस से कन्वर्ट होना है ये लिक्विड स्टेट में, यानी कि गैसियस स्टेट में है लिक्विड में, कंडेंसेशन शो करना पड़ेगा। कंडेंसेशन बोलते हैं कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई वेपर फिर से वापस लिक्विड में आना चाहता है तो उसको हीट देना पड़ता है, तो ये लॉस करेगा हीट क्या करेगा, लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट, तब जाकर के वाटर बनेगा और टेम्परेचर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। व्हेन वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस वांट्स टू चेंज इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट लूजेज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब जाकर के वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर वाटर से वेपर तो गेन करेगा और वेपर से वाटर तो लूज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है, अब इसको समझना है। तो चलिए अब आगे एक चीज़ और हम लोग सीखते हैं, ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन होता क्या है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे, ज़्यादा इस पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान बात है, यहाँ पे समझेंगे। अगर कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, आप उसको हीट करते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, तो हीट करते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि सॉलिड व्हेन इट इज़ हीटेड। हीट का सिंबल ये है, हम लोग एरो के ऊपर में अगर ये डेल्टा का साइन देते हैं, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का साइन दीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि हियर हीट इज सप्लाइड, हीट को क्या किया जा रहा है, सप्लाई, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर इसको आप फिर से हीट देते हैं, ठीक है, तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ये बातें हम लोग जानते हैं, ठीक। व्हेन सॉलिड इज हीटेड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड फर्दर द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, ठीक है। इसके बाद उल्टा भी हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे थे, कि अगर सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि एक क्या है, यहाँ पे गैस है और गैस को क्या करना है, गैस को हम लोग कूल करेंगे, ठीक है ना। व्हेन गैस इज कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। अब फर्दर ये लिक्विड है, लिक्विड को फिर से आप क्या कीजिए, कूल कीजिए, तो कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इस प्रोसेस का नाम है, लिक्विड से जो सॉलिड बनता है इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीजिंग। तो यहाँ पे दो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिला, और दो प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यानी कि 4 प्रोसेस यहाँ पे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में अगर है, आप उसको हीट सप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली बिल्कुल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वो जो गैस है, ठीक है ना, उस गैस को सपोज यहाँ पे सॉलिड है यहाँ पे देख लेंगे, ये सॉलिड है और इस सॉलिड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो हीट करेंगे तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। दूसरी तरफ अगर ये गैस है तो गैस को हमने कूल किया, तो किस में आएगा, डायरेक्ट सॉलिड में आ गया, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड में आता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं ना, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, और ये पूरे प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली गैस में चला जाता है, गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, देखिएगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड एंड लिक्विड्स change into gases on further heating, but there are few solid substances change directly into gaseous state on heating without passing through liquid state. Again these vapors change
इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। ठीक है, यानी कि लिक्विड में आता ही नहीं है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड ये होता है जब हम हीट करते हैं और कूल करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है देख लीजिए यहाँ पे, सब्लिमेशन का डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू गैस, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड को क्या करते हैं गैस में चेंज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड into gas or vapor on heating and changing of vapor into solid on cooling without passing through liquid state, यानी बिना लिक्विड स्टेट में आए इस प्रोसेस का ही नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे सॉलिड है, देखिए एक सॉलिड यहाँ पे है, इसको हीट किया गया, तो हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। वेपर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैस बोलते हैं, गैसेस स्टेट बोलते हैं। फिर वापस इसको क्या किया गया, कूल किया गया, तो कूल करेंगे तो फिर किस में आ गया, सॉलिड में आ गया, यानी कि लिक्विड यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, यानी वो सॉलिड सब्सटेंस जो सब्लिमेशन दिखाता है, यानी कि द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सबलाइम हुआ है, यानी सब्लिमेशन फॉर्म कर रहा है, सॉलिड से गैस में चला गया, तो बोलेंगे हाँ वो सबलाइम का फॉर्मेशन किया है, सबलाइम वो शो कर रहा है, यानी कि इज कॉल टू सबलाइम। दूसरी बात, अगर कोई वेपर है, ठीक है, यानी कोई क्या है वेपर, उस वेपर को क्या किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है, तो कूल करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, यानी कि द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के वेपर को, ये जो सॉलिड दिख रहा है आपको, इस सॉलिड के वेपर को कूल करते हैं हम लोग, तो जो हमें सॉलिड मिलता है इज कॉल्ड सब्लिमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेट कहते हैं। सब्लिमेंट क्या है, तो सब्लिमेट एक सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है जब हम उसी के वेपर को कूल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे समझिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मतलब ये होता है NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर का। ये अमोनियम क्लोराइड इज़ ए सब्लिमेट, क्या है, एक सब्लिमेट है, क्यों, क्योंकि इसके वेपर से इसको सॉलिड में प्राप्त किया जा सकता है। विच चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग मतलब अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेंट है जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किस में, वेपर में, जब हम उसको हीट करते हैं, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं करता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो गया, सब्लिमेंट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को दिखाने वाला सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सब्लिमेशन को शो करता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक फिगर है इस फिगर को आप समझिए, पहले क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक ट्राइपॉड स्टैंड दिख रहा है आपको, 3 पैर वाला स्टैंड, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोला जाता है। यहाँ पे बर्नर है, ये देखिए ये बर्नर, इससे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए वायर गेज है, वायर गेज का मतलब होता है कि वायर की जाली रखी हुई है। इसके ऊपर में ये जो दिख रहा है ये चाइना डिश है, ये चाइना डिश का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग चीनी मिट्टी बोलते हैं, चीनी मिट्टी का कटोरा है, ये चाइना डिश हो गया। और इसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे लेकर के इसको क्या किया जा रहा है, बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है। इसके ऊपर में क्या है, तो ये जो चाइना डिश है, ये देख रहे हैं आप, ये जो चाइना डिश है, इसको एक फनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कीप फनल, कुछ इस प्रकार से होता है, आप ज़रूर देखे होंगे, ये ऐसा होता है कीप, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये फनल है। तो फनल को इसके ऊपर में रख दिया गया है, यहाँ पे ये फनल को इसके ऊपर में रख दिए और इसको ढक दिए, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड उसको क्या किया गया, ढक दिया गया है। और ये जो इसका ऊपर का पार्ट है जो ओपन है, फनल का जो सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है जो ओपन इंड है, इस ओपन इंड में यहाँ पे हम लोग कॉटन का कपड़ा रख दिए हैं, ठीक है, कॉटन का क्लोथ है, कॉटन क्लोथ वहाँ पे उसको रख दिया गया है, ठीक है। लिखा भी है इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल मतलब फनल को उल्टा करके रख दिया गया ताकि अमोनियम क्लोराइड जो वो क्या हो जाए, ढका जाए।
अब यहाँ पे समय, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बर्नर के मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाइट कलर का यानी कि उजला कलर का बिल्कुल आपको एक ऊपर दिखाई देगा, वेपर उड़ता हुआ इस प्रकार से, यानी कि उजला कलर का वेपर क्या हो रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कब दिखाई देगा, जब ये फनल हमारा ग्लास का रहेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट फनल रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से उड़ता उजला हुआ वेपर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हीट सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ इस जगह पे हीट दे रहे हैं हम लोग, तो गर्म होगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर का पोर्शन जो है, ये ऊपर का पोर्शन ये ठंडा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे हीट बर्नर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे गर्म होगा। लेकिन ऊपर का पोर्शन ठंडा है, तो वेपर धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऐसे यहाँ पे आएगा, ऊपर धीरे धीरे जाएगा। और वो जो फनेल के दीवार से जो इनर वाल है उससे टकराता है, और टकराने के बाद में ठंडा होता है, ठीक है। और ठंडा होकर के ये वेपर है, वेपर से फिर क्या बन गया, सॉलिड, लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड, यानी कि उसके दीवारों पे जो यहाँ पे आपको इसका दीवार दिख रहा है, इस जगह पे आकर के जमा हो जाता है। ये जो दिख रहा है डार्क कलर का, ये क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड ही है। यहाँ पे देखेंगे ये अमोनियम क्लोराइड है, जो यहाँ पे आकर के क्या हो गया है, जमा हो गया है। यानी कि जो कीप है, फनल है, उसके इंटरनल वाल, ये जो इनर वाल उसके अंदर में जाकर के जमा हो जाता है। तो यहाँ से क्या देखें, ये जो पार्ट है ये सॉलिड है, ये सॉलिड पार्ट हुआ, और जब गर्म किए तो वेपर बन गया, ये वेपर तुरंत बन गया, लिक्विड में नहीं आया। अब फिर से वापस देखते हैं तो यहाँ पे फिर से सॉलिड आकर के जमा हो गया, यानी कि वेपर से फिर क्या बन गया, सॉलिड, यानी सब्लिमेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी प्रकार से अगर एक आप चाइना डिश लेते हैं, एक सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे है इस प्रकार के स्टैंड को लगा लीजिए, इसके ऊपर में क्या कर दीजिए, चाइना डिश रख दीजिए। और इस चाइना डिश में करना क्या है, इस चाइना डिश में आपको आयोडीन ले लेना है। आयोडीन बिल्कुल सॉलिड होता है, ब्राइट कलर का है, ये आयोडीन रख देना है। तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि ये उड़ गया, यहाँ पे ये चला गया, यानी ये डिसअपीयर हो जाता है। कुछ समय के बाद इसको इन्वायरमेंट से जो हवा है, हवा से क्या करता है, हीट प्राप्त करता है, और हीट प्राप्त करने के बाद डायरेक्टली ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, सॉलिड था, यहाँ पे चाइना डिश में क्या रखे थे, सॉलिड, आयोडीन जो है सॉलिड है, और ये वेपर बन करके उड़ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये भी क्या है, एक सब्लिमेट है, सबलाइम है, यानी कि सब्लिमेशन शो कर रहा है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग तो बात करते थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, लेकिन यहाँ पे बात किया गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखिए यहाँ पे फार्मूला वही है CO2, लेकिन ये गैस ना होकर के क्या है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड है। तो इसी को बोला जाता है ड्राई आइस, बोलते हैं इसको ड्राई आइस। याद रखेंगे ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस का मतलब है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोल दिए, क्योंकि अगर ये आइस के फॉर्म में है, ये आइस के फॉर्म में है, और आप इसको गर्म करेंगे या अपने हाथों से छुएंगे तो हाथ बिल्कुल जल जाएगा, यानी कि बिल्कुल हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। कैसे जलता है, तो ये जो आइस है ना, ये आइस, इसको हीट चाहिए होता है। तो हीट कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से हीट लेता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और ये आपके हाथ को बिल्कुल भी भिगाएगा नहीं, यानी कि आपका हाथ भीगता नहीं है, लिक्विड में आता ही नहीं है, डायरेक्ट ये जो आइस सॉलिड है ना, और सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे वेपर में। और इसको पेपर पे रखते हैं, कपड़े पे रखते हैं, तो ना कपड़े को ना पेपर को किसी को भी भिगाता नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या होता है, अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, ये बात याद रखना है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। अब यहाँ पे समझिए ये भी क्या है कि एक प्रकार का सबलाइम है, ठीक है क्योंकि ये भी एक सब्लिमेशन का ये प्रोसेस को दिखाता है। विच फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप हीट करते हैं या बाहर रखते हैं इन्वायरमेंट में, तो डायरेक्टली अपने आप ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू परफॉर्म स्टेज प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल इफेक्ट्स, यानी कि स्टेज प्रोग्राम जब होता है, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम जब शो किया जाता है, तो देखते हैं जो कलाकार लोग होता है वो बादल में तैर रहा है, यानी कि उसके आसपास में बादल व्हाइट कलर का बिल्कुल बादल उड़ते हुए दिखाई देता है। तो ये बादल क्या होता है, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के आसपास में रखा जाता है,
जो हवा से हीट को लेकर के, जो इन्वायरमेंट से हीट को लेकर के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कि यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस है, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए नेफ्थलीन बॉल्स हम बात करते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल्स, तो इसको जो हमारे उलेन क्लोथ्स होते हैं, जो ठंडी में पहनते हैं हम लोग उलेन क्लोथ्स, जब ठंडी ख़त्म हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है, या फिर सिल्क क्लोथ होता है जो बहुत महंगे क्लोथ होते हैं, इसको जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो उसको स्टोर करते समय हम लोग कुछ बॉल्स को, उजले उजले कलर के गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स होते हैं नेफ्थलीन बॉल्स, इसको हम लोग उसके अंदर में रख देते हैं। या आप इसको कहाँ देखेंगे? तो जहाँ पे टॉयलेट होता है, टॉयलेट का जो बेसिन है, ठीक है, तो टॉयलेट के बेसिन में इसको क्या कर डाल करके रखा जाता है ताकि दुर्गंध ना आए। ठीक है, यानी कि फॉल स्मेल से बचने के लिए इस प्रकार के गैस को वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो ये है नेफ्थलीन बॉल्स है, इसको उलेन क्लोथ्स या फिर सिल्क क्लोथ में इसको रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मोथ एंड इंसेक्ट, यानी कि कीड़े से बचाने के लिए कपड़े को, उलेन क्लोथ को, सिल्क क्लोथ को कीड़े से बचाने के लिए उसमें नेफ्थलीन बॉल्स को डाल करके रखा जाता है। ठीक है, अब बॉल्स को डाल करके रख दिया और कुछ समय के बाद आप देखिएगा जब उसको फिर से कपड़े को इस्तेमाल करते हैं तो बॉल गायब हो जाता है, यानी कि बॉल्स रहता भी नहीं, उसके जगह पे भी कुछ नहीं रहता है, मतलब दे डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू बिहाइंड, यानी कि किसी भी प्रकार का कुछ भी अवशेष नीचे छोड़ते नहीं हैं और वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब के सब क्या है? सब्लिमेट है, यानी नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं? सब्लिमेट होते हैं। दिज बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम, समय के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, किसी भी प्रकार का कोई अवशेष बचता नहीं है। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी सबलाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सबलाइम हो गया। ठीक है, दे फॉर्म वेपर ऑफ नेफ्थलीन एंड डिसअपीयर, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में, और वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, हवा में मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हैं जो सब्लिमेशन दिखाता है, जैसे आयोडीन का मैंने बात किया, कैम्फर मतलब कपूर है, इसके अलावा एंथ्रासीन। ठीक है ना, ये 3 हो गए और 3 ऊपर नेफ्थलीन, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, और इसके अलावा एक और था क्या बोले थे, जैसे हम लोग बात किए थे, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, और एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ड्राई आइस जिसको बोला जाता है, तो ड्राई आइस हो गया। ये आप 6 याद रखेंगे, ये 6 ऐसे कंपाउंड हैं जो, इसके अलावा बहुत सारे और भी है लेकिन यहाँ पे 6 याद रखना है जो यहाँ पे सब्लिमेशन को शो करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो चलिए आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम लोग देखेंगे क्या है कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये दीज का मतलब क्या है? जो सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन जो शो करता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है, यानी कि हीट किया जाता है, देयर पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी, यानी कि उसका जो पार्टिकल होता है वो हीट एनर्जी को गेन करता है, एंड मूव सो क्विकली, यानी कि जो अभी सॉलिड फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होते हैं, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में होंगे, लेकिन जैसे ही वो हीट को गेन करेगा, यानी हीट एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है, और बिल्कुल तेज़ी के साथ मूव करता है, यानी कि मूव सो क्विकली, यानी कि बहुत ही तेज़ी के साथ मूव करते हैं, दैट दे सेपरेट आउट कम्प्लीटली, यानी कि आपस में पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अदर सॉलिड में क्या होता है कि अगर आप उसको हीट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो लिक्विड का जो पार्टिकल है, ठीक है, वो लिक्विड का पार्टिकल क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा मतलब कि लूज होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लूज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, जिससे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार के सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होता है, इसको हीट देने के बाद में बहुत ही तेज़ी के साथ, यानी कि क्विकली तेज़ी के साथ मूव करता है, जिस कारण से ये आपस में क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा मतलब कि कहीं भी इन ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ऐसा प्रॉपर्टी किस में होता है? वेपर में होता है, यानी कि दे सेपरेट आउट कम्प्लीटली टू फॉर्म वेपर, इसलिए सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब हम कूल करते हैं, ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, ये अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? अभी वेपर के फॉर्म में, यानी गैस के फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, यानी कूल करते हैं इसको। तो कूल कीजिएगा तो ये क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड रहेगा, लेकिन ये किस क्या बन जाएगा? ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ठंडा करने से क्या होता है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स बहुत ही सेपरेटली हैं और फ्री हैं, वो तुरंत ठंडा करने से तुरंत उनका काइनेटिक एनर्जी वेरी लूज हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ये डिक्रीज़ करता है काइनेटिक एनर्जी, और आपस में बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और सॉलिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑन कूलिंग द वेपर्स ऑफ सब्लिमेट,
यानी कि जो सब्लिमेट का वेपर होता है, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बात किए, देयर पार्टिकल्स स्लो डाउन, उनका पार्टिकल बिल्कुल क्या होता है कि स्लो डाउन कर जाता है, यानी कि तुरंत उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है। सो क्विकली दैट दे बिकम फिक्स्ड, उनका पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और मूव करने के बजाय अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं एंड फॉर्म सॉलिड, इस प्रकार से सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल, स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल क्या है, ध्यान से समझिए। बिल्कुल एक ट्राइंगल दिखाई देगा आपको, ट्राइंगल में जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इसका 3 वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, पहला सॉलिड का नाम देंगे, दूसरा लिक्विड रहेगा और तीसरा वर्टेक्स क्या रहेगा, तो गैस रहेगा यहाँ पे तीसरा ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट क्या आपको दिखाई देगा, सॉलिड है, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड आपका लिक्विड हो गया, और थर्ड क्या है, तो थर्ड है एक गैस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं, अगर सॉलिड को हीट किया जाए सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड कीजिएगा मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा। फिर लिक्विड को हीट कीजिए, तो लिक्विड को हीट करके इसको बॉइलिंग बोलते हैं, तो बॉइलिंग जब करेगा तो क्या बना देगा, तो ये गैस बना देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, सॉलिड से गैस अभी हमने पढ़ा सब्लिमेशन, तो सॉलिड को अगर आप हीट कीजिएगा तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ठंडे करने की, ठीक है। तो यहाँ पे गैस से शुरू करते हैं, अगर गैस को आप ठंडा कीजिएगा तो इसको कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो कंडेंसेशन बोलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, कंडेंसेशन करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा, और फिर लिक्विड को फिर से ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात, अगर गैस है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस से गैस हैं जिसको ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, तो इसको भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है। यानी कि आते और जाते, इधर जा रहे हैं गैस, सॉलिड से गैस तो भी सब्लिमेशन, और गैस से जब आ रहे हैं सॉलिड में तो भी सब्लिमेशन, दोनों में इसका नाम क्या है, सब्लिमेशन ही नाम है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि स्टेट ऑफ मैटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल क्या है, शो करता है हमें, रिलेशनशिप बताता है, शो द इंटर कन्वर्जन या शो इंटर रिलेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ ए मैटर, यानी कि एक मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपस में तीनों को क्या बताएगा, रिलेशन बताता है। या आप इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, देखिएगा ये सॉलिड हो गया, सॉलिड को आप हीट किए तो क्या बन गया, लिक्विड, फिर लिक्विड को फिर से हीट किए तो क्या बन गया, गैस। कुछ ऐसा सॉलिड है जिसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली क्या बनता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, आप ठंडा कर देंगे, ठीक है, तो गैस है, गैस को कूल किए तो लिक्विड बन गया, फिर लिक्विड को कूल किए तो क्या बन गया, सॉलिड, और दूसरा गैस है, गैस को कूल किया डायरेक्टली क्या बन गया, सॉलिड, सब्लिमेशन शो करता है। इसका हीटिंग और कूलिंग में भी दिखा सकते हैं आप, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा आप चेंज के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, सॉलिड से मेल्टिंग तो लिक्विड, फिर लिक्विड से बॉइलिंग तो गैस, फिर गैस से कंडेंसेशन तो लिक्विड, लिक्विड से फ्रीजिंग तो सॉलिड, दूसरा है सॉलिड से डायरेक्टली तो गैस सब्लिमेशन हो गया, फिर गैस से सब्लिमेशन करेगा तो सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये एक और स्टेट, जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग एक और जानेंगे वहाँ पे कि जैसे तो जानते हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, फर्स्ट होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, एंड देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का कितना स्टेट है, तो 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस। एक और स्टेट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, तो प्लाज्मा क्या है, तो देखिएगा जब गैस को आयोनाइजेशन कराया जाता है, यानी कि गैस से क्या से मिल के बना है, तो गैस पार्टिकल से मिल के बना होगा, कोई भी गैस है उसको गैस का पार्टिकल से ही मिल के बनता है, लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आयन का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, आयन की बात करते हैं हम लोग, तो आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज, आप जानते होंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज जब बनाता है तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, यानी कि चार्ज के फॉर्मेशन में हो जाएगा तो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन होता है तो प्लाज्मा बनता है, और फिर यही प्लाज्मा फिर से रिकम्बिनेशन करेगा, यानी वो आपस में फिर से चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे और फिर से गैस बना लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये रिकम्बिनेशन बोल सकते हैं, प्लाज्मा से रिकम्बिनेशन करके गैस बना लिया, और अगर गैस को आयोनाइज कीजिएगा तो क्या बना लेगा, प्लाज्मा बना लेगा। यहाँ पे बात हम लोग करेंगे 4th स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सॉलिड मेल्ट करेगा तो लिक्विड, और लिक्विड अगर फ्रीज करेगा तो सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड अगर वेपराइज करेगा, गर्म करेंगे तो गैस, और फिर गैस अगर कंडेंस करेगा तो लिक्विड बन जाएगा।
कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को अगर गर्म कीजिएगा तो गैस तो सब्लिमेशन हो गया, फिर गैस को फिर से ठंडा कर दीजिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड फिर से वापस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिपोजिशन लिखा गया है, तो डिपोजिशन भी आप लिख सकते हैं। मतलब डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेपर है उड़ रहा है ऊपर की ओर और किसी ठंडे सतह से जाकर के टकराता है और वहाँ जाकर के चिपक जाता है, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में वो जम जाता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे इस प्रकार का हमारा फनल था, इसमें अमोनियम क्लोराइड का वेपर उड़ रहा था, ये वेपर आकर के यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे जमा हो गया था इस जगह पे, ये एक डिपॉजिट हो गया था, इसको यहाँ पे लिखा गया है डिपोजिशन। ठीक है, जिसको आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया, यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये देखिए इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इस प्रकार से, यानी कि ऊपर उड़ते जा रहा है। इंथैल्पी का मतलब क्या है, सपोज ये एनर्जी को बता रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना एनर्जी भरा हुआ है। ठीक है, उसका टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है कि पार्टिकल्स जो है कितना तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी कितना है, ये समझ लीजिए यहाँ पे इंथैल्पी का मतलब। तो सॉलिड का पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करता, बिल्कुल अपने फिक्स पोजीशन पे रहता है, तो इंथैल्पी सबसे कम। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि लिक्विड का इंथैल्पी क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा मूव करता है लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में। यानी कि ये अगर लिक्विड यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, तो लिक्विड का ये वॉल्यूम होता है, इस पूरे वॉल्यूम में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, वेरी हाई स्पीड से इन ऑल डायरेक्शन जिग-जैग मोशन में इधर से उधर घूमता है, यानी कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और वैसे ही प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में और भी ज़्यादा होता है। तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा, तो इंथैल्पी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ते जाता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ये सबको जानकारी मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।